अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। निस्फ रमज़ान मुबारक हमसे रुखसत हो चुका है और यकीनन ये जो दूसरा अशरा है इस्तग़फ़ार का अशरा, इसकी भी निस्फ अशरा हमारे साथ है मौजूद और यकीनन कोशिश हमारी यही है कि हमारी ख़ताओं हमारे गुनाहों से हम इस्तग़फ़ार कर सकें। बड़ा अहम है जी, जब माफ़ी मांगी जाती है तो आप कहते हैं कि ये हॉलो वर्ड्स नहीं हो सकते। द ट्रू अपॉलजी इज़ ऑलवेज़ चेंज्ड बिहेवियर। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर कोई तब्दीली लाना नहीं चाहते। अगर वो कई दफ़ा उनको ढील दी भी जाए, उनको कहा जाए कि अच्छा जी एक दफ़ा गलती हो गई, आपने उसको दरगुजर किया, दूसरी दफ़ा आपने कहा कि चले जी कोई बात नहीं, जाने देते हैं, एज़ वर्किंग टुगेदर, चलो इसका हल तलाश करते हैं। लेकिन जब इन चीज़ों को वतेरा ही बना लिया जाए, जब आपके अंदर कोई गुंजाइश ना हो, लचक ना हो तब्दीली की, तो यकीनन आपके अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके अपने साथ काम करने वाले कुलीग भी चिढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या वाहिद तरीका जो आपके पास बचता है कि वाकई यू टेक योर थिंग्स सीरियसली। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वाहिद हस्ती है दुनिया की जो कहता है कि अगर मेरा बंदा ख़ता करने के बाद मुझसे माफ़ी मांगे, अपने अंदर तब्दीली लाने का इरादा करे, लेकिन फिर भी उस इरादे पे कायम ना रह सके, तब भी तौबा के इस्तग़फ़ार के दरवाज़े उसके लिए खुले हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है हम पे, क्योंकि हम जो ख़ताओं के पुतले हैं, जो अपनी बात पर कायम नहीं रह पाते, हमारे लिए इस्तग़फ़ार के दरवाज़े खुले रहें। ख़ास तौर पे इन मुबारक साअतों में मेरे ख़्याल में हमारे इर्द गिर्द कई ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं। हम अपने टेलीविज़न पे देखते हैं, वायलेंस के नज़ारे नज़र आते हैं, दूसरी तरफ किसी की हक तलफ़ी नज़र आती है। ऐसा लगता है जहन ट्रेन हो जाता है इन्हीं नेगेटिविटीज़ को देखने के लिए। पर एट द सेम टाइम गुड थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग, पॉजिटिव थिंग्स आर ऑल्सो हैपनिंग। आपके इर्द गिर्द कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इस रमज़ान मुबारक अपना पहला रोज़ा रखा है। आपके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है, वो रिश्ता इज़्दवाज में बंधे हैं और उसके बाद उनके लिए ये बड़ा यादगार और पहला रमज़ान मुबारक है। तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए भी बड़ा अहम है कि अपने उस देखने के अंदाज़ को, उस फ़िल्टर को तब्दील करें और ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको चुनने की कोशिश करें। अच्छा जी, अभी बात हो रही थी शादी के बाद पहले रमज़ान की, तो आपको पता है हमारी शेफ़ समिया का भी ये पहला रमज़ान है आफ्टर हर मैरिज। सो लेट्स फाइंड आउट कैसा ट्रीट कर रहा है उनको ये रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? इतने सारे मसाले, इतने फिर सारे तुमने मसाले। मीठा नहीं बनाना ना आज? मैंने मीठा जो है ना आपके लिए आखिरी कल वीक बना पे, लिया था, yes, बस हौसला करें आप। अब मैं बीच बीच में करूँगी। बिल्कुल ठीक सही है। है। आज ये इतने सारे मसाले और ख़ास तौर पे इतने तीखे मसाले, इनसे क्या बनने वाला है? आज कुछ देसी बनने वाला है। हाँ वो तो है, लेकिन हाँ। चटपटा सा भी लग रहा है। चटपटा सा बन सकता है वैसे। इट्स दही बड़े। अब दही बड़े? पता है दही बड़े की कहानी आई कैसे, कि मुझे कहाँ से मिला आइडिया ये बनाने का। मैं एक्चुअली मेकअप रूम में थी वहाँ पे, और मुझे यहाँ की किसी गेस्ट ने इसी शो पे ही आना था, और वो कह रही थी कि आजकल क्या बनाती रहती हैं, तो मैं बताया कि ये भी बन रहा है, ये भी है। कहीं मेरी फरमाइश है कि आप जो है ना दही बड़े बनाएं। मैंने कहा डन है। अच्छा, फौरन नोट डाउन कर दिया। पता चल गया कि ये शो भी कराची से हो रहा है, हमारे मेहमान भी कराची से थे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दही बड़े की, हमने नहीं कहा दही भल्ले जो कि लाहौर में कहा जाता है। लेकिन रेसिपी एक ही होती है ना सम्या? दोनों की रेसिपी उसके अंदर चेंजेस करते जाए, वहाँ पे हर रीजन जो है वो अपने हिसाब से चेंजेस करके अपने नाम से कह सकता है। हम लोग जो है वो कराची स्टाइल बना रहे हैं। कराची स्टाइल बना रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, इस कराची स्टाइल में ऊपर चटनियाँ भी डलेंगी, मुख्तलिफ कॉन्डिमेंट्स भी होंगे? यस डलेंगे, और वहाँ पे जिस तरह उन्होंने फरमाइश की थी, हरी मिर्चें और लहसुन डलना ज़रूरी है। क्या बात है, ये तो बड़ी चटपटी वाले दही बड़े बनने वाले हैं। तो ये आपने रेसिपी बिल्कुल नहीं भूलनी है। मुझे बताएं जल्दी से कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। आई कैन गेस अ फ्यू। ओके, देयर इज नमक, यस, लाल मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, और ये ज़ीरा लग रहा है मुझे, धनिया पाउडर। ओके देन, सो हम धनिया पाउडर भी इसके बाद इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। मेहमान सारे हमारे आ चुके हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है जी रोज़ा और सेहत का, लेकिन उसमें भी आपको लेके चलते हैं। अच्छा बाय द वे, दही बड़े वो लोग खा सकते हैं ना जिनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई हो? खा सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन आपने फिर बेसिकली अपने आगे पीछे से जो खा रहे हैं वो भी उसका ज़रा जहन रखें, और ऑफ कोर्स उसके अंदर अपना नमक कंट्रोल करें, ज़्यादा नमक ज़्यादा आउट ना होने दें। नहीं, द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज़ क्योंकि आज रोज़ा और सेहत में हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करना है, और कई लोगों को ये इम्प्रेशन होता है सम्या कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो इसका मतलब आपको बहुत चर्बी चढ़ी हुई होगी और आप बहुत मोटे ताज़े होंगे, आपके बहुत सारी
फैटी चीज़ें बहुत खा रहे हैं आप लोग, ऑयली ऑन दी फूड्स। अदर हैंड कई दफ़ा आप देखेंगे कि बहुत नॉर्मल वेट के लोग जो बड़े चाको चौबंद भी हैं, बड़े एक्टिव भी हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई आता है। तो हम क्या ऐसी डाइट में गलत चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है? और दूसरा ये कि जब हम फैट्स को कट डाउन करते हैं तो LDL और HDL में भी हमें फ़र्क करना है। सो आई लेट यू मेक द, और वाकई ये कहा जाता है, ये आप किसी की काउंसलिंग भी अगर करते हैं ना तो आप उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारे जहन में कोई बंदिश ना हो, कोई डाउट ना हो कि भाई ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, तो तुम कैसे अपनी ज़िंदगी को इमेजिन करोगे? यही बात अगर हम दुआ के हवाले से, प्रेयर के हवाले से भी कहें कि अगर हम वाकई यकीन कर लें कि मौजज़े मुमकिन हैं, हमारे दिल की जो आरज़ू है वो हमें मिल सकती है, चाहे बेशक चीज़ें बज़ाहिर कितनी नामुमकिन ना लगें, तो आप क्या मांगेंगे? और हमारा बिल्कुल ईमान है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हर दुआ कबूल होती है। अव्वल व आखिर आप दुरूद पाक पढ़िए और इन दुआओं में हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को भी याद रखिए। अच्छा जी, आज का जो हमारा मौजू है रोज़ा और सेहत में, वो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। आइए उनसे इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत काजी, जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत, वक्त निकालने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं सलमा सिद्दीकी साहिबा, सीनियर डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं एट द आगा खान हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं बुशरा महमूद, हुज़ अ वेलनेस कोच। आपके भी आने का बहुत शुक्रिया बुशरा। सबसे पहले अगर सलमा जी आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, कोलेस्ट्रॉल के बारे में जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि एक खाम ख्याली ये है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है वो उमूमन ओबीस होते हैं या ओवरवेट भी होते हैं। लेकिन कई दफ़ा आप देखें कि बज़ाहिर बड़े रेगुलर वेट के लगने वाले लोगों का टेस्ट कराया जाए तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई आता है। तो ये क्या माजरा है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हाई करे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत लीन और नॉर्मल वेट के इंडिविजुअल्स होते हैं, बट उनकी लाइफस्टाइल या पैटर्न इतना ज़्यादा सेडेंट्री होता है, इनएक्टिव होता है, कि वो भी एक वजह है कोलेस्ट्रॉल हाई होने का। इसके अलावा स्ट्रेस लेना ज़्यादा या कोई कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज़ है या किडनी डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट डिजीज़ है, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ें बहुत कॉमन नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल सही। आपके लिए कुछ सवाल आता है जो हमारे लिए चीज़ों को ज़रा आम फहम बनाने के लिए, HDL और LDL लेवल्स क्या हैं? हमें ये तो याद रहता है कि H इज़ फॉर हैप्पी, तो लोग कहते हैं अगर ये HDL बढ़ा हुआ हो तो बुरी बात नहीं है, LDL बढ़ा हुआ हो तो फिर ख़तरे की बात है। HDL में ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपको कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें ओमेगा 3 और ओमेगा कंटेंट्स अच्छा होता है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम रखता है, LDL को कम रखता है। तो बेसिकली डाइट ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि उसमें किस तरह से हम बैलेंस लेके चल रहे हैं। फैट, ओवरऑल फैट में कितने कंपोनेंट जैसे HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी लैब पैरामीटर्स को चेक करने के बाद हम इंडिविजुअलाइज्ड प्लान इसीलिए दे रहे होते हैं। अच्छा, ये पहले इंडिकेटर्स यही आते हैं अगर आपको कोई शुरू की जो तकालीफ होती हैं कि आपका सांस फूल रहा है, आप लेज़ी फील कर रहे हैं या आपको मस्कुलर पेन्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर्स इसी तरह की इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। वजह एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, वापस आके पूछूंगी ज़रूर कि लैब रिपोर्ट्स हाथ में हैं, टेस्ट हो चुका है, आपकी रिपोर्ट कार्ड सामने आ गई है कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, और जितनी आपने बदएहतियातियाँ की हैं, जितनी आपकी अजीब सी लाइफस्टाइल हैबिट्स थी, उनके नतीजे आ चुके हैं, फिर भी लोग डिनाइल में क्यों? जब आपकी कोलेस्ट्रॉल की या कोई भी मेडिकल रिपोर्ट ख़राब आती है तो ऐसा लगता है कि कई लोग तो उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, कंप्लीट लाइफस्टाइल ओवरहॉल की तरफ जाते हैं। वेकअप कॉल होती है जी उनके लिए कि नहीं जी अब मुझे अपना ख्याल रखना है, वॉक पे भी जाना है, खाने में भी एहतियात करनी है। लेकिन कुछ लोग बड़े मसमलंग होते हैं, वो एक्चुअल डिनाइल में चले जाते हैं। वजाहत आपने नोटिस किया? बिल्कुल। एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो इट्स अ वेरी पेनलेस कंडीशन। पेन नहीं होता, कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, कोई बीमारी अचानक सर पे नहीं आती, तो हम अब अमूमन दर्द या कोई मसले की वजह से डॉक्टर के पास भागते हैं और हमें डर लगता है। लेकिन अगर आपका जिगर ख़राब हो रहा हो या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो तो कोई पेन तो होता नहीं है। तो इतनी जल्दी ना उनका वो डिनाइल टूटता नहीं है कि ये कोई बड़ा मसला हो गया है। वो बड़े ईजीली उसे कहते हैं ओहो ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चलो खैर है, क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक फ़र्क उनको नहीं पड़ता, जब तक उनके जिस्म में कोई वाज़ेह तकलीफ नहीं होती। और इसकी तकलीफ कोई कार्डियक, या वही मैं आ रहा था कि उसकी जो तकलीफ है वो हैं भी दो ख़तरनाक, या तो आप हार्ट फेल की तरफ जाते हैं या स्ट्रोक की तरफ जाते हैं। इससे बीच के रास्ते में कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की कोई सिम्टम नहीं है। तो बेहतर ये है कि इसको रिपोर्ट को देख के अपने डिनाइल को तोड़ें, वरना तो डायरेक्ट जाके फिर आखिरी बस स्टॉप पे खड़े हो जाते हैं। बुशरा, आपने कितने लोगों को देखा है अपने आप में तब्दीली लाते हुए?
मैंने काफ़ी लोगों को देखे तब्दीली लाते हुए, लेकिन जैसे डॉक्टर आज़ाद ने कहा कि एक डिनाइल वाला फेज़ ज़रूर आता है। एज मैं देखती हूँ कि कई लोग तहिया करते हैं कि जी अब हम खाने पीने में एहतियात करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल चीज़ें नहीं खाएंगे, हमारा सारा का सारा जो खाना है अगर आप उसमें देखें कोरमा, बिरयानी, प्रॉन्स, बारबेक्यूज़, यानी या कुछ नहीं तो अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो अंडे, पराठे, ये सब चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल में एडिशन करते हैं। या अगर आपने सोच भी लिया कि मैं वॉक करूँगा, वो भी ज़्यादा लोग नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। तो इसके लिए आपकी इंटेंशन, आपका इरादा बहुत मजबूत होना चाहिए। ज़्यादातर वो लोग जो कि जिनका जिस्म उनको ये साइन देने लग जाता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, वो उनका इरादा ज़्यादा पुख्ता पाया जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके अंदर ये फियर आ जाता है। मेरे ख्याल में अगर तो ये मौरूसी है, वैसे ये भी पूछना था सलमा जी, क्या ये मौरूसी भी होता है? जैसे अगर आपकी फैमिली में सबके कोलेस्ट्रॉल हाई हैं तो खाना तो शायद आप वैसे ही खा रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली भी कुछ जेनेटिकली हो जाता है, फिर उस फैमिलीज़ में ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है पहले से ही, जैसे अपना लाइफ पैटर्न, अपना घर का माहौल, और उसमें जो जैसे पेरेंट्स एक रोल मॉडल हैं, तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल पे बहुत काम करना चाहिए ताकि जो जनरेशन है वो उसी को अडॉप्ट करें, एक्टिव लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें। और बेसिकली यही होता है कि सिर्फ सबसे पहले खाने पे फोकस करने के साथ साथ अगर डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं तो यही डिनाइल फेस होता है कि नहीं, इसके कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो हम ये नहीं लेते। वैसे मैंने आपसे ये भी पूछना था कि अगर जैसे बाकी चीज़ों के लिए ब्लड प्रेशर अगर आपका शूट अप कर रहा होता है तो आप ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर डेंजरस लेवल्स तक हाई हों और आपको लग रहा है कि सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? नहीं, मेडिकेशन तो फिर अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो फ़ौरन से स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाइपरटेंशन के इटसेल्फ खुद इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना कि आपके स्ट्रोक सबसे मेन इसका कॉज है। तो अब यही है कि मेडिकेशन के साथ आप डाइटरी पैटर्न को ज़रूर फोकस करें, ऑटोमेटिकली आपकी मेडिकेशन पे टेपर ऑफ होने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होके और ख़त्म भी हो सकती है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जितनी अद्वियात दी जाती हैं उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का कहा जाता है। बुशरा, डू यू सी अ लिंक बिटवीन लैक ऑफ स्लीप एंड ऑल दीज बैड इंडिकेटर्स? आपको लगता है कि हाँ, बहुत बड़ा लिंक है आपके लाइफस्टाइल में, आपकी स्लीप, न्यूट्रिशन, आप अपनी स्ट्रेस कितनी हैंडल कर रहे हैं, किस हद तक अपने आप को स्ट्रेन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का बहुत गहरा ताल्लुक है इन ऑल ऑफ द डिजीज़ दैट वी डेवलप। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, क्रोनिक डिजीज़ आ जाएंगे, डायबिटीज़ आ जाएगा, नेम इट। आपकी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, क्योंकि आपकी बॉडी में वो सब कुछ स्टोर हो रहा होता है, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ना कि हम अपने आप को उस पॉइंट पे ले आएँ जहाँ हमें दवाई की ज़रूरत पड़ जाए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एक फियर वाली स्टेज पे आके करते तो ज़रूर हैं, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि बचपन से लेके ऑल योर लाइफ आप अपनी लाइफ को हेल्दी ही रखें और उसके ऊपर नज़र रखें, अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे, अपने स्ट्रेस लेवल्स पे भी। अच्छा, रोज़ा आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग हो सकता है। वक्त बे वक्त का जो खाना है, जो आप समझते हैं ना कि हम बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, आप रियलाइज़ करते हैं रोज़े में कि अक्सर आपको भूख नहीं लग रही होती, इट्स जस्ट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ हैबिट, कि 4 लोग अगर बैठे हैं तो चलो कॉफ़ी मंगा ली, चाय मंगा ली, अगर सामने प्लेट में कुछ रखा हुआ है तो मंचिंग शुरू कर दी। आपको लगता है बहुत ज़बरदस्त हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका कोलेस्ट्रॉल अगर बॉर्डर लाइन है या ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर वो 30 रोज़े रखते हैं और ज़रा पकौड़ों पे हाथ हल्का रखते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल वाकई नीचे चला जाता है। बिल्कुल। देखिए, अगर रमज़ान का जो महीना है, हम शुरू से बात कर रहे हैं कि अगर इसको ज़रा समझ जाएं तो हमारी बीमारियों को भी दूर कर सकता है और आदत को भी सही कर सकता है। बिल्कुल। डायबिटिक पेशेंट हो या हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो या एडिक्शन हो, इन तीनों के पेशेंट को एडिक्शन भी, ये तीनों बेसिकली इमोशनली अटैच होते हैं खाने से। इनका मैदा तो अटैच होता ही है, उससे ज़्यादा इनका दिमाग अटैच होता है खाने से। इनको साइकोलॉजिकल क्रेविंग्स होती हैं, वो नहीं मिलती तो इनका जिस्म टूटता है, इनके नशे की तरह तकलीफ होती है। जब हम 12-14 घंटे का इतना दूर रखते हैं और फिर अपने हाथों से फ्रूट बनाते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं, फिर भी नहीं खा सकते, तो ये बड़ा एक इमोशनली डिटैचमेंट होती है फूड से, जो कि हमें समझनी चाहिए। साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी फैमिली में क्या बीमारी रन कर रही है। बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा है कि बहुत लीन बॉडी है, फिट बंदा है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब वो उस पर लड़ता रहता है ज़िंदगी भर अपने आप से कि मुझे क्यों हुआ, मुझे कैसे हुआ। तो सबसे पहले फैमिली आपकी क्या जीन दे रही है, दूसरा एनवायरनमेंट क्या दे रहा है, तीसरा आपकी अपनी क्या गलतियाँ हैं।
अच्छा, ये तीनों पिरामिड बन के आपकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन हमारे शहरों में बहुत तब्दीली आ गई है वजाहत, अब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। आप देखें जगह जगह इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉश इलाका है या अपर मिडिल क्लास इलाका है या लोअर मिडिल क्लास इलाका है, आपको कोई ना कोई जिम टाइप की yes, फैसिलिटी नज़र आएगी। बिल्कुल। लेकिन अभी भी अगर आप उमूमी तौर पे देखें तो लोगों को एक्सरसाइज का रुझान नहीं है। सलमा जी, वॉक आप देखें ना, मॉडिफिकेशन फिर भी हो जाएगी। दवाई खा लेंगे, आप उनको कहें अंडा पराठा छोड़ दें, चलें, वो काफ़ी हद तक दिल मार लेंगे। लेकिन अगर आप उनसे कहें रेगुलर सिर्फ 30 मिनट्स वॉक कर लो, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू डू इट। वो यही बात होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हमें क्यों हुआ, जिस तरह भी डॉक्टर वजाहत ने कहा। लेकिन यही बात है कि अगर आप माइंडफुल ईटिंग करें साथ साथ, कि अगर आपको मना किया गया है कि आप फ्राइड आइटम्स ना खाएं, लेकिन आप उनको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उसके बदले में खाना क्या है। असल में मना तो कर देते हैं कि ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, लेकिन उसके बाद उनको ऑप्शंस क्या लेने हैं, मेन उस पर भी फोकस करना चाहिए। उनको अपनी डाइटरी पैटर्न में पूरा फोकस ये करना है कि बहुत लेस फाइबर तो नहीं है, फाइबर कम तो नहीं है उनकी डाइट में, या प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रेविंग की जैसे अभी बात हो रही है तो उसमें ऑटोमेटिकली कार्ब्स की क्रेविंग ज़्यादा हो रही होती अच्छा, है। ये भी बड़ा एक अजीब सिलसिला है और मैं चाह रही थी कि छोटे छोटे डूज एंड डोंट ज़रूर पूछ लूँ। बुशरा, एक बड़ी डिबेट चलती है मार्जिन वर्सेस बटर की। तो अगर कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है और आप चाहते भी नहीं है कि कभी हाई हो, तो विच इज़ द लेसर ईवल, विच इज़ द बेटर थिंग? इतने सारे ऑयल्स पे हम बात कर रहे होते हैं कि यार ये ले लो, फिर दूसरे लोग अभी भी हामी नज़र आते हैं कि नहीं जी, इससे तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा घी ही इस्तेमाल कर लें। आप क्या रेकमेंड करती हैं? मैं पर्सनली ना बटर ना मार्जरीन, इन दोनों चीज़ों से दूर रहती हूँ। और मैं रेकमेंड भी यही करती हूँ कि आप जितना मिनिमम कर सकते हैं ना अपनी उसको यूजेज को कर लीजिए। ज़्यादातर बेहतर यही है कि जो प्योर देसी घी होता है उसकी भी ऑप्टिमल क्वांटिटी, ये नहीं कि जी किसी ने कह दिया घी खा सकते हैं तो बस अब हर चीज़ में घी डल रहा है। बिल्कुल सही। तो एवरीथिंग नीड्स टू बी एट अ वेरी ऑप्टिमल लेवल। ओके, बिल्कुल सही है, यानी हर चीज़ एतदाल के साथ आप खाएं। सलमा जी, आप क्या कहेंगी मैं इसमें? इसमें यही कहूँगी कि मार्जरीन में जैसे ट्रांस फैट्स होते हैं तो वो तो रिकमेंड नहीं किया जाता, बट बटर एक लिमिटेड या पोर्शन कंट्रोल 1 टीस्पून या इस तरह पर डे अगर ले रहे हैं तो इशू नहीं है। बट स्टिल वही बात है कि बाज़ दफ़ा कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स इस तरह के कंज्यूम कर लिए जाते हैं कि उसमें ऑटोमेटिकली सेचुरेटेड फैट और बटर का कंजप्शन इतना ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, या ये मैदा ज़्यादा लोग हो जाता वाकई है। रियलाइज़ नहीं करते। आपको लग रहा है वो हल्का फुल्का पापा खा रहे हैं, भाई हल्का फुल्का पापा कोई चीज़ नहीं होती है। और ये केक, रस और ये तमाम चीज़ें ये एक्चुअली आपके जितने बेकरी आइटम्स हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाती तो गुना हैं। बेलज्जत है। और मुझे ज़रा जल्दी से पूछना था चीज़ के बारे में। चीज़ के भी बड़े वैसे बेनिफिट्स बताए जाते हैं हेल्थ के, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आप कॉटेज चीज़ प्रॉबेबली, जो हमारे यहाँ पनीर कहते हैं जिसको, वो आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं। लेकिन ये जितने कमर्शियली प्रोड्यूस चीज़ है, चेडर चीज़, पिज़्ज़ा चीज़, मोज़रेला चीज़, पोर्शन आपका ज़्यादा वो हो आप जाता है, नहीं खाएं तो ऑटोमेटिकली बेहतर फिर है। उसको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। बट स्टिल जो कैल्शियम इंटेक भी इस तरह से कवर हो जाता है, जो लोग मिल्क नहीं ले रहे तो वो चीज़ की फॉर्म में ले लेते हैं, बट स्टिल पोर्शन कंट्रोल इज द की। बिल्कुल सही है। अच्छा, जल्दी से बताएं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है क्या वो अंडा खा सकते हैं, नहीं खा Yes. सकते? अंडे के बारे में जो कंट्रोवर्सी चलती है वजाहत, उस पर आप क्या कहेंगे? एग वाइट खाओ, एग योक ना खाओ, एग योक खाना है तो सिर्फ एक खाओ, आपका कोई अंडा फार्मूला है इसमें? बिल्कुल ये फार्मूला है कि पूरा खाएं आप, हाँ। उसको आधा ना फेंकें। हाँ। अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है तो हमारे जिस्म के लिए बनाई है। सही। प्रॉब्लम ये है ही नहीं, ये उड़ती उड़ाती बातें होती हैं। लेकिन हाँ। आप खाने पे तवज्जो जितना भी देते हैं उससे ज़्यादा आपने अपनी बॉडी को ड्रेन करने के लिए देना है। बिल्कुल, तो अगर आप हम इस exercise एंड पे आ जाएं तो बिल्कुल। आप यकीन करें सब कुछ एतदाल से खा सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, लेकिन एक कुछ मासूम लोग होते हैं। कल मैंने बड़ी प्यारी बात किसी से सुनी, मैं किसी से कही थी, यही कोलेस्ट्रॉल का जिक्र निकला, मैंने कहा भाई प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स ना खाओ। अरे क्यों, वो तो क्लीन ईटिंग होती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि झींगा, प्रॉन, जिसकी आप कढ़ाई बना रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है या आप बॉर्डर लाइन है तो सबसे पहले तो प्लीज़ जी प्रॉन्स, झींगे, टेम्पोराज, सबको एक फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, है ना जी? हाँ जी, फ्राइड आइटम्स हाँ। में ज़ाहिर है ये चीज़ें, फिश भी इतना अच्छा सोर्स है आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए, बट स्टिल वो फ्राइड फॉर्म में अगर होती है तो फिर वो नुकसान आप देती है। ग्रिल्ड खा सकते हैं, हाँ, फिश steam टिक्का खा खा सकते सकते हैं, हैं, baked खा स्टीम सकते खा हैं। सकते हैं। हाँ। डीप फ्राइंग को अवॉइड कीजिए। सोर्स ऑफ जो आपके फैट्स एंड ऑयल्स हैं उस पर ज़रा नज़र रखिए। बटर का आप फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का कर सकते Fruits and हैं। vegetables बाकी ये के जितनी चीज़ें हैं वो आपके हार्ट को नुकसान पहुँचाती हैं, ख़ासतौर पर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई करके। बहुत बहुत शुक्रिया। बुशरा हमारे साथ थी, सलमा जी हमारे साथ थी, वजाहत हमारे साथ मौजूद थे।